रियल एस्टेट के सेक्टर के अंदर कोई बेहतरी आएगी? श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया, आज उसकी करेंसी हमारे से ऊपर है। कारोबारी तबका अभी तक खुश क्यों नहीं है? हम इसकी पॉलिसी नहीं बना सके। क्यों नहीं बना सके? क्योंकि जितने बड़े स्टेक होल्डर हैं वो उनकी अपनी शुगर मिल्स हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि बेरोज का ताल्लुक एहसन से है, तो बस बेरोज साहब कहीं पे भी लग सकते हैं। लाहौर की सफाइयां हो रही हैं फनाइल के साथ और अर्के गुलाब के साथ। पंजाबी में जिसको कहते हैं ना डांग टपाऊ पॉलिसी, कि आज का दिन बेहतर गुजारो, कल की कल देखेंगे। फाइलर आता है, एक नॉन फाइलर आता है, एक लेट फाइलर के नाम से भी कोई आ रहा है। इजी मनी, डकैती। आप कहते हैं बेरोज साहब आप बैंक में आए, आप गाड़ी रखें, आप गाड़ी रखें, अपने तौर पे डील करें, हमें काम ना करना पड़े, हम बहुत मसरूफ हैं। जो लोग पॉलिसीज मेकर हैं खुद वो कंफ्यूज हैं बेचारे कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हमें रखा किस चीज के लिए हो। उनकी गर्दन का सरिया उनको अलाउ ही नहीं करता कि वो लोगों को मिल के पूछ लें। 40,000 से मैं बिजली का बिल भी देना कि चीनी से बाइकआउट कर सकते हैं तो हम ये बत्ते से भी तो बाइकआउट कर सकते हैं ना। अलमिया ये है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं है। हमारे यहाँ लाडले रखे जाते हैं। और मैं कहता हूँ जो काम ये कर रहे हैं टैक्स के मामले में, ये तो आप चीचा वतनी का कुछ चाचा फजल उठा के बैठा दें। आज सुनो पैसा पॉडकास्ट के अंदर मोहम्मद एहसन मलिक जो कि एक सीनियर एनालिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आज के पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने बताया एफबीआर को किन पॉलिसीज पे काम करना चाहिए, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी हुकूमत की पॉलिसीज से नाराज क्यों है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को किन पॉलिसीज के ऊपर काम करना चाहिए जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ये सब कुछ और बहुत कुछ इस पॉडकास्ट में, तो लिहाजा इस पॉडकास्ट को अंत तक लाजमी देखिएगा। पिछले 3 साल से पाकिस्तान की रियल एस्टेट के जो हालात चल रहे हैं और इस वक्त जो बजट पाकिस्तान के अंदर अनाउंस किया गया उसके अंदर काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ दिया जा रहा है, तो इस बारे में आपके क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरोज अगर आप कंपेयर करें पिछले 3 सालों से तो डेफिनेटली रिलीफ मिला है रियल एस्टेट सेक्टर को, बट अगर आप ये कहें कि लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक मिला है तो वो वैसा नहीं है। लेकिन गिवन सर्कमस्टांसेस में मैं समझता हूँ कि बजट पॉजिटिव है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, और उम्मीद है कि रियल एस्टेट सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी, लोग इंटरेस्ट लेंगे। जो डॉलर, गोल्ड, पाउंड, चीनी के अंदर घुसे हुए लोग थे, उधर कैपिटल था, वो कैपिटल वापस रियल एस्टेट में मूव होगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी, हाउसिंग इंडस्ट्री चलेगी, क्योंकि हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट के ही मरहूने मिन्नत है। ब्रॉडर पिक्चर में देखें, पूरी दुनिया में रियल एस्टेट का वर्ड यूज होता है। ये पाकिस्तान में इसकी क्लासिफिकेशन बना दी गई हैं, फिके बना दिए गए हैं कि हाउसिंग अलग है, कंस्ट्रक्शन अलग है, रियल एस्टेट गलत है, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन ठीक है, वो वैल्यू एडिशन है। तो मतलब इस सारे को अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट बेहतर परफॉर्म करेगी आने वाले टाइम में, बट अगर मजीद एफबीआर ब्लंडर ना करे। पता नहीं आपने देखा या नहीं, आज बिजनेस रिकॉर्डर के फ्रंट पेज पे स्टोरी लगी हुई है और उसके अंदर जो सबसे बड़ा अब जो प्रॉब्लम आया है, एफबीआर ने टैक्स रिटर्न का जो प्रपोज्ड फॉर्म है वो पेस्ट किया है वहां पे फॉर दी रिजर्वेशंस प्रपोजल्स। क्या आप बताएं कि आपको कैसा मतलब अवाम का रद्द-ए-अमल चेक करने के लिए, अवाम का रद्द-ए-अमल चेक करने के लिए। तो वो उस पर पहला रद्द-ए-अमल तो ये आ गया है कि आप ऐसे ऐसे स्टेप लेना चाह रहे हैं। मैं तो लंगड़ियाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सिंपल इस सारे की जगह ना एक एंड पे एक कॉलम लिख दे, क्या मैं टैक्स चोर हूं, हाँ या ना। तो मेजॉरिटी जो है वो यस कर देगी, ठीक है, जो आप चाह रहे हैं। मतलब एक मैकेनिज्म है, आप कह रहे हैं कि आपने की जो प्रॉपर्टी है, आपने जिस रेट पे परचेज की है वो वैल्यू लिख दें, और आज एस्टिमेटेड वैल्यू, आज उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। आप जिस घर में रह रहे हैं, हो सकता है 10 साल से रह रहे हो, 15 साल से रह रहे हो, आपने वो घर बेचना ही नहीं है, तो आपको क्या पता उस प्रॉपर्टी की आज एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू क्या है। और अगर आप रिसेंटली पिछले 1 साल 2 साल में अगर किसी ने ट्रांजैक्शन की है कि वो उसने को प्रॉपर्टी बाय की है एफबीआर वैल्यू पे, अब आप उसको कह रहे हैं, नो डाउट मार्केट में और एफबीआर वैल्यू में डिफरेंस है, बट नैरो है, कुछ जगह पे कम है, कहीं पे एनॉमली है, कहीं पे ज्यादा है।
बट आप करना क्या चाहते हैं? हर काम आप डंडे के जोर में खौफो हरास फैला के आप चीजों को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, जो कि नहीं होंगी। इस वक्त वैसे कारोबारी तबका तो बजट से और ये एफबीआर की पॉलिसी से खुश नहीं है। कि अगर हालात देखें तो मुख्तलिफ चैम्बर्स जो हैं, पाकिस्तान के मेजर जो चैम्बर्स हैं, जैसे लाहौर का चैम्बर है, वो तो स्ट्राइक की भी आज उन्होंने बात की हुई थी कि हम स्ट्राइक पे जाना चाह रहे हैं और इस तरह के मामला हैं। तो जिस तरह अगर आप कह रहे हैं कि ये रियल एस्टेट के लिए बड़ा खुशाइन है या काफ़ी हद तक बेहतर है, पॉजिटिव है, अगर ये बजट है, तो ये कारोबारी तबका अभी तक खुश क्यों नहीं है इन सारे एफबीआर की, स्पेशली एफबीआर की पॉलिसी से? मैं आपको बताता हूँ बहरोज साहब, एक माइंडसेट है कि हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाएं, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करें। आपने भी बात की स्टार्ट में, कहा पॉलिसी एफबीआर की। मैं इसको कहता हूँ इनकी पॉलिसी ही नहीं है कोई भी। पॉलिसी तब बनती है जब आप स्टेक होल्डर से बैठ के कंसल्टेशन करें कि यार हम ये बनाना चाह रहे हैं, आपकी क्या राय है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। आप 2-4 लोगों को बातचीत करें उनसे। हो सकता है मैं अपने फायदे की बात कर रहा हूँ, बहरोज अपने फायदे की बात कर रहा हूँ, मिस्टर एक्स अपने फायदे की बात कर रहा हूँ, बट आपको एक क्लियर पिक्चर आ जाती है कि यार ये चीजें। और ऊपर से पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पे को 18 ट्रिलियन की कैश इकोनॉमी है, आप एक दिन में उसको कैसे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं? नहीं हो सकते। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के जो चेंबर्स हैं, फेडरेशन को इंक्लूड करके तमाम सरापा एहतजाज है। मतलब आपने अभी एक वो मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कराया, अब हर बंदा उसमें पैनिक हुआ है कि फैक्ट्री से अगर आप कोई माल परचेज करते हैं, कोई जीएसटी रजिस्टर आदमी है जिन्हें ऑर्डर सप्लाई का काम करता है, अगर वो किसी भी कंपनी को 2 लाख से ऊपर कैश पेमेंट करेगा तो उसके एक्सपेंडिचर को आप केटर नहीं करेंगे। अब हर चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर टैक्स लॉयर उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन करके पूरे मुल्क में खौफ व हरास फैलाया हुआ है, जिसके ऊपर लाहौर चेंबर के जो अबूजर शाह साहब है वो बड़ा अग्रेसिवली उसको अपोज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम हड़ताल पे जाएंगे, हमारी चाबियां ले लें, हमें 3 टाइम की रोटी दे दिया करें। मतलब आप करना क्या चाह रहे हैं? प्रॉब्लम बेसिक जो है ना, वो प्रॉब्लम ये है, हमारी गवर्नमेंट का इशू ये है कि वो हर चीज को क्राइसिस में कन्वर्ट करती है। इस बात को समझें, वो स्टार्ट में उसको हैंडल नहीं करती है। जब वो क्राइसिस बन जाता है ना, तब उसके अंदर छलांग मारते हैं और उसको अब वो चाहे डंडे की जोर से ठीक करे या लॉजिकली ठीक करे। मतलब अभी जैसे चीनी वाली बातचीत चल रही है आजकल, आपको नहीं पता कि हमारे मुल्क में शुगर जो है वो एक आम आदमी की जरूरत है। मतलब ये हम कब से सुन रहे हैं, शुगर माफिया, शुगर कार्टलाइजेशन, हर चीज। हम इसकी पॉलिसी नहीं बना सके। क्यों नहीं बना सके? क्योंकि जितने बड़े स्टेक होल्डर हैं वो सब गवर्नमेंट में हैं, उनकी अपनी शुगर मिल्स हैं। इसका वाहिद हल है, मैं बल्कि रेफरेंस फिर दूंगा, मेहताब हैदर साहब हैं द न्यूज के, उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा यार इसका वाहिद हल इन सबको इंसान बनाने का वो ये है कि आप शुगर का बाइकआउट कर दें। कोई बंदा अभी शुगर परचेज ना करे। ये देखें जैसे किसानों की सब्जियां लोगों ने फेंक के चले गए, तो ये शुगर का भी यही हाल है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ना हमारे पास R&D डिपार्टमेंट है किसी भी अदारे में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ना HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि आपने राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब लगाना है। और R&D का काम है कि वो एनालिसिस करे कि अगर आने वाले क्या खदशात हैं उनको कैसे केटर करना है और मौजूदा को कैसे लेकर चलना है और आगे की पॉलिसी क्या है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि बहरोज का ताल्लुक एहसन से है तो बस बहरोज साहब कहीं पे भी लग सकते हैं, और अगर एहसन साहब किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे वो अकोमोडेट कर सकते हैं, जब तक आप ये मैकेनिज्म नहीं खत्म करेंगे चीजें ठीक नहीं होंगी, वर्स्ट होती जाएंगी। बट मैं ना उम्मीद नहीं हूं। मैं ये समझता हूं कि हर प्लेटफॉर्म ये आवाज उठा रहा है, किसी न किसी अरबाबे इख्तियार तक तो कान तक तो बात पहुंचेगी ना, कोई तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करेगा। मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूं एफबीआर का, बट मैं थोड़ा सा एक चीज समझता हूं कि लंगड़ियाल साहब का एक पॉजिटिव स्टेप है जो मैंने फील किया है कि उन्होंने एफबीआर में ना ग्रास रूट
लेवल से काम शुरू किया है। उन्हें ये समझ आ गई है ग्रेड 20, 21, 22 वाले तो सुधर नहीं सकते हैं, तो जो ग्रेड 17 वाले हैं उनको फैसिलिटेट भी किया जाए, उनको अकोमोडेट भी किया जाए, उनको ट्रेन भी किया जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे अब अगर आप यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे को समझाना शुरू करें वो नहीं समझेगा, लेकिन अगर आप यही काम प्राइमरी स्कूल से शुरू कर देंगे तो शायद अगर एक क्लास में 25-30 बच्चे हैं कि उसको पता चल जाए कि सिविक सेंस क्या है। मैंने अगर गाड़ी में ट्रेवल कर रहा हूं तो लिफाफा बाहर नहीं फेंकना, तो अगर 25-30 में से 5 बच्चे भी सीख गए ना तो आप एक पटरी पे ट्रैक पे चढ़ जाएंगे। अच्छा सर, ये हमारे मुल्क को अल्लाह के हुक्म से आज़ाद हुए तकरीबन 75-76 साल होने वाले हैं आज को, और आज तक हम कोई एक टैक्स पॉलिसी नहीं बना सके। हम ये नहीं मुतय्यन कर सके कि जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है उसको हमने किस जगह पे किस तरह यूटिलाइज़ करना है। आज से तकरीबन साल 2 साल पहले ये आज की ही गवर्नमेंट जो है वो ये ढिंढोरा पीटती थी कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया, या हमारे पास जो रिज़र्व्स हैं और जो हमारे पास डॉलर के मद में जो स्टेट बैंक के पास पैसे हैं वो मैक्सिमम 1 महीना भी और नहीं निकाल सकते, उसके बाद हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, हम दिवालिया हो जाएंगे। लेकिन आज ही वही गवर्नमेंट है जो सारे मामला जो है, अगर आप लाहौर को देखें तो फिर उसी तरह ही मामला शुरू हो गए हैं, उसी तरह ही लाहौर की सफाइयाँ हो रही हैं फ़नाइल के साथ और अर्के गुलाब के साथ। मैं इस चीज़ को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, लेकिन ये मेरा ख्याल है ये लग्जरीज़ में आ जाता है। आपको ये जो पैसे आपने यहाँ पे ज़ाया किए हैं, आपको नहीं लगता है कहीं और अगर इसको हम यूटिलाइज़ करते, कहीं हेल्थ सेक्टर में यूटिलाइज़ करते, कहीं एजुकेशन में यूटिलाइज़ करते, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में यूटिलाइज़ करते तो वो ज़्यादा मुफीद होता? बहरोज इशू पता है कि हमारी गवर्नमेंट ऑप्टिक्स पे चली गई है। वो चीज करें जो इमीडिएटली सेल हो, इमीडिएटली जो नजर आए। वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे चीजों को लॉन्ग टर्म में सेटल करने में, ठीक करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो पंजाबी में जिसको कहते हैं ना डांग टपाऊ पॉलिसी, कि आज का दिन बेहतर गुजारो, कल की कल देखेंगे। सर अब पिछले 75 साल तो यही मसला चल रहा है ना सर। प्रॉब्लम ये आपने मेरा जो मैंने से पहले बात की, आप मेरी बात नहीं समझे। हमारे ये 2 इशू रिजॉल्व हो जाए ना, चाहे वापडा ले लें, FBR ले लें, आप कोई सेक्टर, एनवायरनमेंट का सेक्टर ले लें, अगर आप ये HRM और R&D ठीक कर दें डिपार्टमेंट की, ऑटोमेटिकली चीजें ठीक हो जाएंगी। पर आप करना नहीं चाहते। आप अपने साथ, अपनी जात के साथ जो सिंसियर लोग हैं उनको अकोमोडेट करना चाहते हैं। आप मेरिट पे काम करने वालों को आगे नहीं लाना चाहते। आपको चाहिए कि बेरोज हो मेरी पसंद की सीट पे, तो जो मैं बेरोज को कहूं वो काम हो जाए। सर आप एक बड़ी करीबी नज़र रखते हैं हर मामले पे, यू हैव बीन अ वेरी ग्रेट एनालिस्ट, और मेरा देखें एज अ यूथ मेरा ये हक बनता है कि मैं अपने बड़ों से सवाल करूं कि अभी तक हालात क्यों नहीं, मामला क्यों नहीं ठीक हुए। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये पब्लिक का है, ये यूथ का है, ये पूरे पाकिस्तान की यूथ का है कि कब हालात ठीक होंगे, क्या होने चाहिए। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। भी आपने बात की कि हमारा मुल्क नियर टू डिफॉल्ट था, वर्स्ट पे था कि डिफॉल्ट कर देंगे। मैं ये कहता हूँ आप श्रीलंका को देखें, श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया, आज उसकी करेंसी हमारे से ऊपर है डिफॉल्ट होने के बाद। सर आप बांग्लादेश को ही देख लें। सर बांग्लादेश डिफॉल्ट तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम तो डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक वर्ज पे थे कि हम डिफॉल्ट हो रहे हैं। ठीक है, वो किसकी पॉलिसी थी, कौन नालायक था, किसने क्या किया, हम इस डिबेट में नहीं जाना चाहते। हम तो कंपेयर कर रहे हैं कि जो एक डिफॉल्ट हुआ मुल्क और हम आज कहां खड़े हैं। हमारे रिजर्व उसमें कितने पैसे मांगे हुए हैं, कितने पैसे हमारे अपने। प्रॉब्लम ही ये है बहरोज कि हमारी पॉलिसी में क्लैरिटी नहीं है। हमें पता ही नहीं है हमने किस सेक्टर को किस तरीके से लेकर चलना है, कौन सा सेक्टर आपके मुल्क की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है। हमारा सिर्फ प्रॉब्लम यह है टैक्स कलेक्शन, हर एक पे टैक्स लगा दो। सर टैक्स कलेक्शन तो तब पूरी होती है ना कि अगर मुझे फर्ज करें मुझे कोई 2 आने बच रहे हैं तो मैं 1 आना गवर्नमेंट को दे दूं, 1 आना अपने घर के लिए रख लूं, फिर तो टैक्स कलेक्शन की भी समझ आती है। अब मेरे पास आई 1 आना रहा है तो मैं उसके अंदर से अपने बच्चों के भूख पूरी करूंगा कि गवर्नमेंट को पैसे दूंगा, तो टैक्स चोरी तो ऑटोमेटिकली होगी ना वहां पे। प्रॉब्लम ये है बेरोज 24 से 25 करोड़ का मुल्क है, अप्रोक्सीमेटली जो रफ फिगर है वो कुछ 60 लाख फाइलर है। ये 60 लाख
बाकी लोगों का बोझ उठा रहा है। हालांकि वो जो बाकी आप कह लें 23.5 करोड़ लोग हैं, वो अपनी जगह चीखते हैं कि यार हम किस चीज पे टैक्स नहीं दे रहे, बिजली के बिल पे नहीं दे रहे, पेट्रोल पे नहीं दे रहे, मोबाइल खाने यूज पीने करते पे हैं उस पे नहीं तक दे रहे, हाँ। खाने पीने पे नहीं दे रहे, किस चीज पे हम टैक्स नहीं दे रहे। बट टैक्स रिटर्न की फाइलिंग, टैक्स बेस नहीं बढ़ता। मैं ऑनेस्टली आपकी जो भी तहफुजात हूं, बट मैं ये समझता हूं सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा, उनको मैं क्रेडिट देना चाहता हूं कि ये जब पंजाब का बजट बन रहा था, मैं रियल एस्टेट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो मेरे नॉलेज में है कि उनके पास डिफरेंट प्रपोजल्स गए कि हम इसको टैक्स करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा देते हैं, फलानी चीज बढ़ा देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप टैक्स बेस बढ़ाने का फॉर्मूला मेरे पास लेकर आए। मतलब जिसकी पहली टर्म है वो ये चीज अंडरस्टैंड कर रही है। प्राइम मिनिस्टर कितनी टर्म्स लगा चुके हैं, कितने सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वो आज तक आप मुझे कोई स्टेप बता दें बगैर डंडे के आपने टैक्स नेट बढ़ाने के लिए क्या काम किया है? कुछ नहीं। सवाए आपने टैक्स पेयर को ख्वार, जलील, परेशान और तंग करने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। और जहां तक आपका जो एफबीआर का महकमा है, वो तो ऑटोमेटिक एक मैकेनिज्म बना हुआ है। आज एफबीआर बंद भी कर दें तो जो रेवेन्यू आपने कलेक्ट किया है उसका 80-85% तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। तमाम एडवांस टैक्सेस हैं। आप प्रॉपर्टी लेने चल जाएं तो आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं, आप गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं तो एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं, आप बच्चों की स्कूल की फीस पे कर रहे हैं तो एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं, आप बिजली का बिल पे कर रहे हैं तो एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं। तो वो तो रेवेन्यू ऑटो पे लगा हुआ है उनका। लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। अभी मैंने आपको जैसे अभी जो चेंबर्स हैं सारे क्यों चीख रहे हैं, मतलब आप 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी को मतलब एक महीने में ठीक कर लेंगे? कैशलेस इकोनॉमी आप चाहते हैं, क्या एक दिन में हो जाएगी? नहीं हो सकती। नहीं, तो फिर जब नहीं हो सकती तो अभी तो मैं और आप यूज टू हुए हैं कि यार हम जायज कैश यूज करें, इजी पैसा यूज करें, उसके अंदर भी मतलब सर हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। आप बजाय इसके कि लोगों को फैसिलिटेट करें ऐसे। अब क्या होगा आज, अब नॉन फाइलर कोई भी बैंक में पैसे नहीं लेगा, वो कहेगा भाई घर कैश आके दे जाओ। वो पर्ची सिस्टम बता रहा हूं मैं, दोबारा शुरू हो जाएगा बेरोज, यार ये 5 लाख फलाने का वाला आ गया। तो मतलब इनकी अक्ल काम नहीं करती, या पता नहीं इनको प्रॉब्लम क्या है कि भाई एक दफा मैं नॉन फाइलर बैंक में चला जाए, वो 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ जमा कराए, तो भाई आप उससे पूछ लें कि बेरोज साहब ये पैसे कहां से आए हैं। आप कहते हैं बेरोज साहब आप बैंक में आए ही ना, आप घर ही रखे पैसे, आप घर ही रखे, अपने तौर पे डील करें, हमें काम ना करना पड़े। हम बहुत मसरूफ हैं सारे, हमारे पास टाइम नहीं है काम करने के लिए, हमारे पास सिर्फ एक काम करने के लिए टाइम है कि इस पब्लिक को ख्वार कैसे करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अच्छा, एक 3 टर्म्स हमारे सामने आती हैं, एक तो फाइलर आता है, एक नॉन फाइलर आता है, एक लेट फाइलर के नाम से भी कोई आ रहा है, वो क्या चीज है? इजी मनी, डकैती। जेन्युइनली आपको जब पैसे चाहिए होते हैं तो वो आप उसका तरीका, आसान तरीका निकालते हैं। अब लेट फाइलर बेरोज मैं हूं, आप हैं, जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं पिछले 5 साल 10 साल 20 साल से। हो सकता है जेन्युइन मजबूरी हो, मैं पाकिस्तान में ना हूं, मेरा लॉयर बिजी हो, मैं टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सका टाइम पे। जस्ट लाइक जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना पे करें टाइम पे तो आपको फाइन लग जाता है, तो आपने मुझे लेट फाइलर डिक्लेयर कर दिया। यूजुअली आपकी 30 सितंबर डेट होती है टैक्स रिटर्न फाइल करने की, वो 15-15 दिन बढ़ा के कभी वो 30 अक्टूबर हो जाती है लास्ट डेट, कभी 30 नवंबर हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली आप डेडलाइन रख लें 30 अक्टूबर। मजे की बात ये, मैं तो आपका मुजरिम हूं, मेरी अपनी गलती थी, सुस्ती थी, मैंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, मुझे पेनलाइज करना चाहिए। मजे की बात यह है, एक बच्चा जो 1 नवंबर से लेके 30 जून के दरमियान में 18 साल का होगा और ड्यू टू एनी रीजन, फैमिली कंपल्शन, किसी वजह से वो टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएगा तो वो लेट फाइलर होगा। ये तो आप उसको डराने के लिए बात कर रहे हैं। नहीं, आप डाका मारने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें कि एक बच्चा 1 नवंबर से 30 जून के दरमियान में
18 साल का हुआ और किसी वजह से उसने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, वो लेट फाइलर कंसिडर होगा। एक खातून, आपकी मिसेज, मेरी हाउसवाइफ है, किसी वजह से उसको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ती है फैमिली इश्यूज की वजह से, शील बी ट्रीटेड एज ए लेट फाइलर। मतलब इस पे स्वाय रोने के और मातम करने के अलावा बंदा कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं। मतलब पॉलिसीज के अंदर यहाँ तो ये लगता है, ऐसे लगता है कि बड़े कोई जो लोग पॉलिसीज मेकर हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, जो लोग पॉलिसी को सेट कर रहे हैं, या उनको खुद वो कंफ्यूज हैं बेचारे कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हमें रखा किस चीज़ के लिए। वो नहीं, वो कंफ्यूज नहीं है, उन्होंने किताबें पढ़ी हैं, पीएचडी कर ली हैं, उसके बाद बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की डिग्रियां हैं, पर ग्राउंड पे इंटरेक्शन जीरो है। उनकी गर्दन का सरिया उनको अलाउ ही नहीं करता कि वो लोगों को मिलके पूछ लें कि यार ऐसा आपके सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है, बेरोज आपके सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है। जबकि नॉर्मली प्रैक्टिस यही होनी चाहिए कि अगर आप किसी मतलब फर्ज करें, अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर को ही ले रहे हैं, तो आप जो रियल एस्टेट के जो जायंट्स हैं उनसे भी रब्ता करें, जो मिडिल क्लास रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं उनसे भी रब्ता करें, जो ग्राउंड लेवल पे, जो बिल्कुल रूट लेवल पे हैं उनसे भी रब्ता करें, उनसे पूछें कि उनके मसाइल क्या हैं, वो कहाँ पे मसला फेस करते हैं। वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आपको ये मामला करने चाहिए। तो उसके बाद एक एनालिसिस करें उन सारी बातों का, और उसके बाद मेरे ख्याल है कोई पॉलिसी बनाई जाए तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं। नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो पाकिस्तान, मतलब मैं कहता हूँ क्या बन जाएगा। तो ऐसा साहब जी गल्लां जे असी इत्थे बैठ कर सकते हैं, तो उन्होंने नहीं पता कि की नहीं, करना वो सर चाहिए। उनके पास टाइम नहीं है ना। बात है उनके पास ये टाइम सोचने के लिए है कि मैंने बेरोज और एहसन की पॉकेट से, किटी से पैसे निकालने कैसे, ऐसा क्या स्टेप लें कि इनको हम डाका मारें। और क्योंकि बेइस कौम तो हैं हम, आपको पता है, हम एहतजाज वाला तो मैकेनिज्म ही नहीं है ना। हमारा वो लतीफा बड़ा मशहूर है, वो आपने सुना होगा कि वो एक बादशाह जो कहता है कि यार जूते मारने शुरू कर दो, तो वो पब्लिक से जब पूछता है वो कहता है एक ही शिकायत है, बंदे बता दो, टाइम बहुत लग जाता है, लाइन बहुत लंबी हो जाती है। तो हमें जूते पड़ने चाहिए, क्योंकि जब हमने एहतजाज ही नहीं करना, अपने राइट के लिए बात ही नहीं करनी, और नलायकों ने ऐसी पॉलिसियां बना बना के हमारा बेड़ा गर्क करना है, हमारे कारोबार का बेड़ा गर्क करना है, तो फिर लोगों ने पाकिस्तान से बाहर जाना है, अपना कैपिटल लेकर जाना है। मतलब वो कितनी देर ये चीजों को बर्दाश्त करें। सर आपको अगर हम देखा जाए तो अमीर तर होता जा रहा है, वो उसका मामला चल रहा है। गरीब के लिए इन्होंने अब मजदूर के लिए एक दिहाड़ी का जो उन्होंने सेटअप किया, वो 40,000 रुपये उन्होंने कहा कि वो 38,000 समथिंग। हाँ जी, पर मंथ उसकी एक सैलरी फिक्स होनी चाहिए। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ 40,000 ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਐਵਰੇਜ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ 40,000 'ਚ। ਜੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ बीवी ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ भी मामला है, ਤੇ 40,000 'ਚ मैं बिजली का बिल भी देना, किवें होएगा? ऑनेस्टली मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि यार वो एक मजदूर या एक सिक्योरिटी गार्ड या कोई एक आदमी जिसकी 40,000 रुपये सैलरी है, वो अपना बजट बेचारा कैसे चलाता है। अलबत्ता इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि मैंने ऐसे लोगों को 2-2, 3-3 जगहों पे डिफरेंट जॉब्स, मजदूरियां करते देखा है, अपने मीन्स को पूरा करने के लिए। सर डोंट यू थिंक कि ये लॉ एंड ऑर्डर पे भी मसला आ सकता है एक टाइम पे? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं। बात ये बेरोज साहब, मेरे बच्चे दूध नहीं मिल रहा, आपके बच्चे फ्रूट खा रहे हैं, तो मैं मतलब कैसे बर्दाश्त करूं। ये तो मतलब खादमे आला, वज़ीर आज़म साहब, ये तो बड़े लोगों के सोचने के काम है। मैं तो सर उनसे भी क्वेश्चन करने की कोशिश कर चुका हूँ, मैंने एक प्रोविंशियल मिनिस्टर से भी बात की थी, लेकिन उनके पास भी जवाब कोई नहीं था इस चीज़ का। नहीं, जवाब इस वजह से नहीं है कि वो काम करने को तैयार नहीं है। मैं तो डिफरेंट प्रोग्राम में कहा, अगर आपसे नहीं हो रहा, आप 3 महीने के लिए हमें दे दें, हम आपको सारी चीजें मैनेज करके देते हैं, एक ट्रैक पे डाल के देते हैं। उम्मीद है कि आपसे बेहतर चला के दिखा देंगे, आपसे बेहतर रेवेन्यू भी जनरेट करके देंगे। हमें एटलीस्ट इतना तो पता है ना, बजट आया, बजट से 3 महीने पीछे चले जाए, वजीर खजाना, वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू अली परवेज मलिक साहब, चेयरमैन FBI, फाइलों का कारोबार बंद हो जाएगा, फाइलें नहीं बिकने देंगे, 2 नंबर सोसाइटियां खत्म कर देंगे। क्या किया आपने? कुछ भी नहीं। तो फिर ये बातें करने की जरूरत क्या है? मतलब लोगों को बताने के लिए ड्रामेबाजी, रंगबाजी लॉरी जुबान में, मतलब आप क्या करना चाहते? हम ये मानते हैं कि काफी ग्रे एरियाज हैं जहां से टैक्स रिकवर किया जा सकता है, और बड़ा सॉफ्टली किया जा सकता है। और वो जो टैक्स आप कलेक्ट करेंगे ना, उसमें आपको पब्लिक सपोर्ट करेगी, बेरोज सपोर्ट करेगा, एहसन सपोर्ट करेगा।
मतलब आपकी सराउंडिंग में आपको भी पता होगा, मुझे भी आइडिया है कि कितनी फेक सोसाइटीज हैं बिल्कुल जिन्होंने ऐसे। पैसा इकट्ठा किया, पैसे लेके दुबई चले गए। आज वो बेचारे मुतासरीन, वो कभी नैब में एप्लीकेशन दे रहे हैं, कभी एफआईए में दे रहे हैं, कभी एंटी करप्शन में दे रहे हैं, जिसका कोई नहीं निकलना, आउटकम नहीं निकलना। कोई नहीं निकलना। पर यही इदारे उस बिल्डर और डेवलपर को माल बेचने की परमिशन देते हैं मिली भगत से, उसका माल बिकवाते हैं, अपना शेयर लेते हैं, वो बाहर भाग जाता है, बाद में लोगों को जलील करते रहते हैं। क्या किया इस बजट में आपने? इस बारे में तो कोई पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी आई कोई नहीं मुल्क में। मतलब फिर पॉलिसी बनाने वाला ही, मतलब अब मैं क्या अल्फाज यूज करूं आपके इस प्रोग्राम में, मतलब उस बेचारे का जो कमरा है वो उससे ना बाहर निकलता है, ना उस कमरे में आने देता है किसी को भी। तो फिर यही चीज, वो तो फिर जो फिर ज़हन में आना फिर वही होना। तो वही नाजल, नहीं ज़हन में नहीं आता, वही नाजल होती है उसको। अच्छा स्पेशल अच्छा। कि इस अवाम के ऊपर ये लगाएं, इनको जूते भी मारें, ये अवाम खामोश रहेगी, ये आपको आराम से पैसे देगी, चाहे वो लेट फाइलर क्यों। ऐसे ऐसे मैकेनिज्म अनाउंस होते हैं, ऐसे ऐसे मैकेनिज्म अनाउंस होते हैं जिसमें इनकी दिहाड़ियां बन जाए और पब्लिक मजबूर हो जाती है अपना काम कराने। ये भी बजट से पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा कन्वेंशन किया ओवरसीज पाकिस्तानीज का, बड़ी शोर मचा, पूरी दुनिया से ओवरसीज पाकिस्तानीज आए, हम ये मराद देंगे, हम ये कर देंगे, हमारे माथे का झूमर है ओवरसीज पाकिस्तानी, फॉरेन रेमिटेंस आती है, हमारे मुल्क का सरमाया है ये लोग, हम इनको वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। पिछले 2 सालों से हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को जिस तरह जलील कर रहे हैं ना, और मैं समझता हूं कि पता नहीं वो ओवरसीज पाकिस्तानी क्यों नहीं इस पे बात करते, क्योंकि पर्सनली उनको मैं खुद को जानता हूं। एक कानून है कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी वो टैक्स पे करेगा पाकिस्तान में जो एक फाइलर पे करता है। ओके, सिंपल, ओके, ठीक है। उसका मैकेनिज्म आपने ऐसा बना दिया है कि जब तक फर्ज कर लें बेरोज साहब हैं सीट पे, मैं आपको भत्ता नहीं दूंगा, मेरा सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। अदरवाइज अगर मेरा वो सर्टिफिकेट इशू नहीं होता तो मैं नॉन फाइलर की कैटेगरी में फॉल करूंगा, 11% टैक्स पे करना है मैंने। जब आप ऐसे हालात रखेंगे तो कोई ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे लगाएगा यहां पे? नहीं लगाएगा। दूसरी चीज ये है, आपके मुल्क में हालात हमें भी पता है, आपने $1 लाख भेजा है, उसने पिछले 3 सालों में उसका $1 लाख को 40,000 रह गया है। आप उसको ये अलाउ नहीं कर रहे, आपका बैंकिंग मैकेनिज्म ये सपोर्ट नहीं कर रहा कि वो $40,000 वापस ले जाए, तो कैसे कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आए? माइक्रोसॉफ्ट वापस जा रही है और मल्टीनेशनल ये सोच रही है, तो क्या आपकी क्या अचीवमेंट है? मतलब आपने इन्फ्लेशन नीचे ले आए हैं, डॉलर को आपने 280-85 पे कर्टेल कर लिया है, आप आईएमएफ प्रोग्राम में चले गए, ठीक है, ये आपकी कामयाबियां हैं, बट ये वो कामयाबियां हैं बहरोज, मैं ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कहता हूं कि हम एचबीएल का प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब लेकर आए, हमारी इकोनॉमी को स्मूथ हो जाएगी, आसानियां होंगी। मैं कहता हूँ जो काम ये कर रहे हैं टैक्स के मामले में, ये तो आप चीचा वतनी का कुछ चाचा फजल उठा के बैठा दे, खाली अपने टैक्स ही बढ़ाना है ना, आपने परसेंटेजेस ही बढ़ाई है ना, तो ये तो कोई भी कर सकता है। इसमें आपका क्या कमाल है? कमाल तो ये है कि आप टैक्स की परसेंटेजेस कम करें और टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं, टैक्स बेस बढ़ा के। जो मरियम नवाज का भी मोटिव है कि हम टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं ना कि टैक्स बढ़ाएं, लेकिन अब इससे अमल दरामद किस तरह होगा? अमल दरामद कौन करवाएगा, कैसे होगा? मैं समझता हूँ सीएम पंजाब ने तो अमल दरामद करा दिया ना, उन्होंने तो कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन अब टैक्स बेस किस तरह बढ़ाएंगे? मैं समझता हूँ उनकी टीम काम कर रही है, कुछ ना कुछ करेगी। अब बात ऐसी चीजें हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डोमेन में नहीं है, जो फेडरल गवर्नमेंट के डोमेन में है, तो अब उसमें तो बेचारी मरियम साहिबा कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, उसके लिए तो फेडरल गवर्नमेंट को काम करना है। पर अब वहां पे कोई काम करने वाला काम करने को तैयार हो तो काम करे ना, उनके पास तो इजी मैकेनिज्म है, परसेंटेजेस बढ़ाओ। क्योंकि हमारे मुल्क में ना आदत है हमारे ब्यूरोक्रेसी को कि यार मैं कोई ऐसा काम करूं कि जिसको मैं ओन करूं बाद में, जैसे पहले फाइलर था, फिर लेट फाइलर आया,
नॉन फाइलर आया, अब ये किसी न किसी अफसर के दिमाग में तरह निकाली उसने। हालांकि यार ये कितना बड़ा मुश्किल काम है। पूरी दुनिया में आपका एक आईडी कार्ड नंबर होता है जिसके ऊपर आपका तमाम डाटा अवेलेबल ऐसे होता ही है। मतलब मैं अक्सर हंसता हूँ, 7 करोड़ बैंक अकाउंट है, 7 करोड़ लोग बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारे 50 लाख फाइलर हैं। क्यों? मतलब आप अ, क्या करना चाह रहे हैं? 114C इस बजट में इन्होंने अनाउंस हम्म, किया है। 114C इन्होंने क्या लगाया है कि जी अब कोई ये नहीं होगा, फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर। अब एलिजिबल और इनएलिजिबल की बात होगी। हम्म, हमारे चेयरमैन साहब का आइडिया था, हम्म, उनका ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, अब सिर्फ एलिजिबल और इनएलिजिबल की बात करें आप। नई इख्तरा आ गई, अब इस पे काम शुरू हो गया। अच्छा जी, अब इनएलिजिबल कौन है? इनएलिजिबल वो है कि जिसने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की और उसके एसेट्स उसको अलाउ नहीं करते कि वो कोई एसेट बाय करे। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो आपने ऑलरेडी एक मैकेनिज्म रखा हुआ है, जो आपके एफबीआर के अफसरान जिसको चाहे एक नोटिस भेज देते हैं कि जनाब आ जाएं, ये सोर्सेज बताएं, इससे आपकी दिहाड़ियां पूरी नहीं हो रही थी। जो आपने एक नया ड्रामा इंट्रोड्यूस करवाया, पर इसके ऊपर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने बहुत ले दे की, इसमें इस पार्टी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, पीटीआई के शिबली फराज साहब ने काफी अहम किरदार अदा किया, कुछ सेंस प्रवेल हुई, तो इसको फॉर द टाइम बीइंग पेंड कर दिया गया। वरना अगर आपने सुना हो तो इन्होंने कहा था कि जो एलिजिबल पर्सन है वो 5 करोड़ रुपए तक की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और 10 करोड़ रुपए तक की कमर्शियल प्रॉपर्टी हम्म, परचेज कर सकता है। हम्म, पर अब जब 27 जून को बजट पास हुआ तो उसमें एक तो ये फिगर प्रॉपर्टी वर्ड कर दिया, रेजिडेंशियल कमर्शियल खत्म हम्म, करके 10 करोड़ रुपए, और प्लस इसको मशरूत कर दिया कि जब तक ये कानून फेडरल गवर्नमेंट यानी कैबिनेट इसको नोटिफाई नहीं करती फॉर द फाइनल अप्रूवल के बाद, कि जब तक एफबीआर उनको एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं देता जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो। क्योंकि अगर मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है और मैंने एक कमिश्नर से एनओसी लेना है तो फिर तो मैं नहीं परचेज करता, पाकिस्तान में तो नहीं करता। प्रॉपर्टी भले परचेज हो ना हो, उसको भत्ता जरूर देना पड़ेगा। हम्म, उसमें हमारा जो पॉइंट था कि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर अव्वल तो इसकी तुक नहीं बनती, पूरी दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है। मैंने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है ना भाई, आपके को टैक्स भर दिए मैंने, आपको डाउट है मेरे सोर्सेस ठीक नहीं है तो भाई आप मुझे समन कर लें, बुला लें। पर प्रॉब्लम क्या है, हमने काम तो कर रहे नहीं है, उसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह भी आपने पहले कहा था अगर हम चीनी से बाइकआउट कर सकते हैं तो हम ये बत्ते से भी तो बाइकआउट कर सकते हैं ना, सारे मिलके बता बाइकआउट कर दें। बिल्कुल कर दे, बत्ते का बाइकआउट हो सकता है। एक बंदा अमेरिका से आया है हम्म, यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करने के लिए, हम्म, 15 दिन के बाद उसकी वापसी की फ्लाइट है, हम्म, 8, 9, 10, 11, 12 लाख रुपए की टिकट है, हम्म, एनओसी दे नहीं रहा। हम्म। वो 10 लाख रुपए की टिकट लगा के दोबारा आए एनओसी के लिए, तो बेहतर नहीं वो 50,000 लाख रुपया दे के किसी के मुंह में हड्डी तो डाल सर के। फिर तो उनको मजबूरी, खराब तो हम नहीं किया हुआ ना फिर सर। खराब हमने नहीं किया है, हम अपनी मजबूरी किया तो मजबूर हैं भाई। शौक से कोई पैसे देता है? लेकिन सर वो मुझे आप एक बात बताएं, कोई शौक, सर नहीं अगर देता। काम ठीक है, जेन्युइन है, मैं कोई 2 नंबर प्लॉट की बात नहीं कर रहा हूं हम्म, कि 2 नंबर प्लॉट की रजिस्ट्री करानी। असली असली तो मसला है ये ना कि नहीं हो प्रॉब्लम रहा। नहीं, मैंने आपको जेन्युइन केस बताया है। ऐसी मैं कितने एग्जांपल दे सकता हूं कि 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए बंदा आया है, हम्म, एनओसी अप्लाई किया है, हम्म, एफबीआर के पोर्टल पे अप्लाई किया है कि मैं नॉन रेजिडेंट हूं। अब उनका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि कमिश्नर ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। हम्म, वो कमिश्नर साहब 10 दिन ईमेल ना वेखन तो बेरोज साहब तो बैठे ने। कार सेक्टर में अभी पिछले दिनों मुल्क अशरफिया को बड़ी एक खुशखबरी मिली कि फरारी भी सस्ती हो गई है, मर्सिडीज भी सस्ती हो गई हैं, क्रूजर्स भी सस्ते हो गए हैं। तो जो मिडिल क्लास की गाड़ियां हैं वो करोड़ पे पहुंच गई है। ते असी ते उन गड्डी लैन तो रहे ते उन की करना है किहड़ा मिडिल क्लास है जिहड़ा करोड़ रुपए की गड्डी लैंदा है?
मिडिल क्लास ली उनके करोड़ा ली गड्डी रह गई है ना उनते गड्डी दा हुंदा सा ना कि जुल्म नहीं है ये गाड़ियों की जो कीमतें हैं। मतलब कि आप खुद देखें ना, अगर आप एक छोटी गाड़ी भी देखें, वो छोटी से छोटी गाड़ी भी इस वक्त 30 से 35 लाख रुपए की गाड़ी है, तो कहाँ से गाड़ी लेनी है? कहाँ से गाड़ी लेगी? मगर मैंने कमेटी डाल के अगर पैसे इकट्ठे किए हैं कि 14-15 लाख रुपए की कोई गाड़ी ले लांगा, 14 लाख से तो कुछ भी नहीं आ रहा है। इस दफा भी ये हुआ, अनाउंस था बजट में कि जी आपकी वो जो क्या कहते हैं गाड़ियों का, कार सेक्टर को इम्पोर्ट खोल रहे हाँ हैं। जी। तो अब इन्होंने कोई इम्पोर्ट खोली है, मेरे ख्याल है उसके ऊपर को 40% आपने एक्स्ट्रा ड्यूटी पे करके आप 5 साल पुरानी गाड़ी मंगवा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इनको नथ डालने के लिए जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे वो जो भी कंपनी है बगैर नाम लिए, कि ये लोग थोड़ा सा प्राइसेस को डाउन करें। तो अब वो बेसिकली प्रॉब्लम ये, अभी रिसेंटली बजट आया है, हकीकत बात ये है अभी एफबीआर वालों को खुद समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं होपफुल क्यों हूं ये इंडस्ट्रीज और इस सारे मामले पे, कि हारून अख्तर साहब बहुत लर्नर्ड आदमी है, जो इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। वो चीजों की डायरेक्शन मैं समझता हूं, क्योंकि मैंने उनसे पिछले टेन्योर में काम किया हुआ है, उनके बारे में मतलब अच्छा इंटरेक्शन है मेरा उनके साथ। वो मुझे उम्मीद है कोई बेहतर पॉलिसी लेकर आएंगे। एक तो हमारे यहाँ ये भी, हालांकि सुना ये था कि वो रेवेन्यू मिनिस्टर आ रहे हैं अली परवेज मलिक साहब की जगह पे, पर यहाँ पे हमारे यहाँ आपको पता है ना लॉबी बहुत काम करती है, तो वो किसी वजह से उनको रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं आने दिया गया, तो वो इंडस्ट्री में चले गए। तो मुझे उम्मीद है वो इसका कोई अच्छा वे आउट निकालेंगे, गाड़ियों की प्रोडक्शन का, इसकी प्राइसेस का, लेकिन ऑब्वियसली टाइम चाहिए। पर अभी सर बात यह है कि एक गवर्नमेंट का टेन्योर 5 साल का, 1.5 साल तो इन्होंने ज़ाया करता है, ਤੇ ਅਗਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣ 'ਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ जाएगा कि की पॉलिसी लेके आनी है। ਹੁਣ जो 3 साल ਤੇ लंघ गए, 3 साल के बाद सर जब वो फिर अगले वो 2 साल के अंदर जब तक उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है, उतनी देर तक केयर टेकर गवर्नमेंट में आ जाना है, और उसके बाद फिर वो पॉलिसी उधर की उधर रह जानी। तो आपको नहीं लगता कि ये जो इम्प्लीमेंट है और जो काम है थोड़ा सा स्पीड अप होना चाहिए? डेफिनेटली स्पीड अप होना चाहिए, प्रायोरिटी पे होना चाहिए, बट आपको एक चीज पाकिस्तान के हालात की समझ आनी चाहिए कि जो प्रायोरिटीज हैं वो डिफरेंट हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन, ये जो 4 दिन की जो जंग गुजरी है पीछे पाकिस्तान इंडिया, उसकी वजह से कोई हमारे कोई चेंज हुए हैं, कोई मामला, कोई इकोनॉमी बेहतर होने की तरफ आ रही है नजर कि होगी? देखिए इकोनॉमी का तो पता नहीं, पब्लिक और फौज का मोराल तो बहुत ऊपर हुआ है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। ठीक है, ये जो इंडिया हर वक्त थ्रेट और फेक न्यूज और ड्रामा चलता रहता था, तो मैं समझता हूँ फौज ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है, जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है, ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज थी कि करो। मैं, आप, हमारी फैमिलीज, हर बंदा चाहता था एक बार ये खड़ाक हो जाए, लग पता जाए। उससे खड़ाक ज्यादा मेरा ख्याल है पाकिस्तान की वजह चाइना का हुआ है, और पाकिस्तान और चाइना की जो रिलेशंस है उनका भी एक बड़ा क्लियर एक मैसेज पूरी दुनिया में गया है कि कहाँ पे पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है, कहाँ चाइना स्टैंड कर रहा है। अब मैं, चाइना नो डाउट हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, इक्विपमेंट उसका था। अभी इंडिया क्या कहानी डाल रहा है, इंडिया कोशिश ये कर रहा है कहने की राफेल वाज नॉट गुड, जो फ्रेंच प्लेन था, ठीक है। पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं कि पायलट ठीक है। हालांकि चाइना का जो आम परसेप्शन है कि यार उसकी चीज ड्यूरेबल नहीं होती, बट मैं समझता हूँ चाइना ने जो चीज बनाई और जो पाकिस्तानियों ने उसको चला के कमाल दिखाया है, चाइना की प्रोडक्ट के शेयर्स की वैल्यू कहां से कहां चली गई और राफेल के शेयर की वैल्यू कहां पे आ गई। तो इट ऑल डिपेंड, मतलब जैसे हमारे सपा सलार है आसिम मुनीर साहब, उनको अगर आप देखें, मैं क्रेडिट उनको देना चाहूंगा जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, जैसे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। इससे पहले भी रहे हैं लोग चीफ, ठीक है, पहले भी ऐसे कोई इंसिडेंट हुए हैं, बट हमने थोड़ा सा बैक फुट पे रहे। बट अल्लाह का शुक्र है, हम समझते हैं पूरी दुनिया में हमारी जो इज्जत मिली है, या जो आज ट्रंप जैसे बिहेव कर रहा है, या मतलब अगर वो मीम्स अगर आपने देखी हो कि यार हमारे चीफ ने क्या कमाल कर दिया है कि खड़े हम अमेरिका के साथ हैं, बैठे हम चाइना के साथ हैं, लेटे हम ईरान के साथ हैं, मतलब ये गुडी गुडी मॉल कैसे है। तो वो फिर वहीं पे बात आ जाती है, वो एक आयत है ना, वो तो इज्जो मन तशाओ वो तो जिल्लो मन तशाओ, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। सी पैक किधर खड़ा हुआ?
सीपैक कहाँ पे खड़ा हुआ है? सीपैक पे बिल्कुल चाइना काम कर रहा है और सीपैक बनेगा। गो के काफी कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि वो स्लो रहे, बट बलूचिस्तान के जो हालात हैं और अभी रिसेंटली भी 3 दिन पहले भी जो इंसिडेंट हुआ है, तो उसको कोशिश कर रही है हमारी फोर्सेस कि उसको किसी तरीके से सेटल करे। अब जो टेररिस्ट हैं उनके साथ भी मसले मसाइल हैं, उनको सेटल डाउन करना। आपको सर कब तक लगता है कि ये जो हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये कब तक इस तरह अवाम को चेक करके और उसके बाद फिर अपने फैसले रिवोक करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर रिवोक करेंगे? कोई हालात कब तक आपको नज़र आता है कि बेहतर होगा बहरोज नज़र आना? ये उस दिन हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन हमारी पब्लिक पॉलिटिकल डिबेट का बायकॉट करेगी। हुँ, मैं हर चैनल पे बैठ के ये बात कहता हूँ, जिस दिन पॉलिटिकल शोज इकोनॉमिक शोज में कन्वर्ट हो गए ना, आप समझिएगा मुल्क में चेंज आ गई है। हुँ, आप शाम को 7 बजे टीवी लगा लें, हुँ, रात 11 बजे तक हुँ, सिवाय पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल डिबेट के आपको कुछ नजर आता है? कोई लीडिंग न्यूज चैनल इकोनॉमी बात करने को तैयार है? एक हर एंकर को एक सेगमेंट इकोनॉमी पे करना चाहिए। वो स्टॉक मार्केट पे करे, वो स्टील पे करे, वो सीमेंट पे करे, वो किसी चीज पे करे, वो करेंसी पे करे, मतलब छोटे इश्यूज हैं। एग्रीकल्चर पे करे, आईटी पे करे। अच्छा सर, ये तो पॉलिसीज़ हो गई जो एक आम आदमी के साथ रिलेटेड है। अ, मेरे जैसे कुछ जो हमारी जो एज के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो ऑनलाइन काम करते हैं और ऑनलाइन उनकी अर्निंग आती है, बाहर से डॉलर्स की मद में आती है। तो एक ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट अभी तक जिसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बना सकी कि वो जो डॉलर नहीं वो बनाई अपने है ना, आपको टैक्स लगा दिया ना अभी। तो टैक्स लाना सर की होना है, वो डॉलर आ ही नहीं सकता पाकिस्तान में, जबकि वो अरबों की मद के अंदर डॉलर वो दुबई के अंदर पार्क कर नहीं, रहे फिर हैं आपको दूसरे। वो लगता है कोई शरीफ आदमी है। वो मेरी 2-4 बच्चों से बात हुई हुँ, इस मामले में। हुँ। उनका अंकल ये तो इश्यू ही कोई नहीं है। हम दुबई में ही अपना अकाउंट खोल लेंगे। तो यही तो मसला है। पहले हम यहाँ मंगवाते थे हाँ, और गवर्नमेंट को 1% पे करते थे। हाँ, ठीक है? हाँ। और जो इनके वो पीएसबी सॉफ्टवेयर बोर्ड से रजिस्टर्ड थे, हुँ, वो 0.25% पे करते थे। हुँ, अब आपने जब इसको 5% टैक्स कर दिया है, हुँ, तो बच्चे कहते हैं अंकल कोई मसला नहीं। अब हम दुबई में अकाउंट खोलेंगे, यूएसए में अकाउंट खोलेंगे, और यूट्यूबर्स ही बता रहे हैं उनको हुँ, कि बच्चों आपने अकाउंट ऐसे खोलना है। हुँ, आपका अकाउंट खुल जाएगा, हुँ, एटीएम से यूज करें हुँ, या उस अमाउंट को, उस कैपिटल को एज ए फॉरेन रेमिटेंस मंगवा लें। हुँ। तो जो आपको 1% या 0.25% आ वो रहा भी नहीं था, लगना। वो वो भी नहीं देना हाँ, पड़ेगा। वो भी नहीं देना पड़ा। तो फिर मतलब मैं यही आपको तो जो ये स्टार्ट में बेवकूफ़ी कहा की ना, इंतहा नहीं है? प्रॉब्लम ये है आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं किया। मैंने कहा था कि हमारा अलमिया ये है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं है। हमारे यहाँ लाडले रखे जाते हैं। अगर आज मैं किसी मुकाम पे पहुंच जाऊं तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने भाई बहरोज को सेट करूं। यही तो मसला है ना, अब अवाम को इस बात पे यकजहत होना चाहिए, उनको एक ज़ुबान, एक मोटिव पे आना चाहिए कि कब तक हम इन लाडलों को बर्दाश्त करेंगे, कब तक हम ऐसे मामला देखते रहेंगे। अब मीडिया ने कंट्रीब्यूट करना है और किसी ने नहीं करना। सर मीडिया तो जिस अपना दिन अपना हक अदा कर रहा है जो कर सकता है। मैं आपको बताया ना कि ये 7 से 11 शाम को तमाम चैनल्स पे अगर पॉलिटिकल डिबेट की जगह हर प्रोग्राम में एक सेगमेंट 10 मिनट का इकोनॉमी पे स्टार्ट हो जाए ना, आपका पाकिस्तान चेंज हो जाएगा। आई कैन बेट यू एनीथिंग। मतलब कि यू वांट टू से कि मीडिया के अंदर रिफॉर्म आना बड़ा ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का? रेटिंग। हुँ, रेटिंग ना गिर जाए हमारी, एड आने बंद हो जाते हैं। तो जैसे हमने कहा कि शुगर का बायकॉट कर दें, तो भाई आप पॉलिटिकल प्रोग्राम का बायकॉट कर दें। दुनिया में कहीं पे आप मुझे कोई मिसाल दें कि आपके मिनिस्टर आके बात करते हैं। नहीं करता। भाई आप ब्यूरोक्रेसी को बिठाएं, हुँ, सेक्रेटरीज को बिठाएं हर डिवीजन के, हुँ। कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है। वो कुर्सी पे जो आप लोग करते हैं ना टैग लगा के, एहसन मलिक को बुलाया था वो नहीं आया, इतनी बेइज्जती काफी है, लोगों को पता चल जाता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। मतलब कि यू वांट द पॉलिसी मेकर्स टू कम इन द वो फ्रंट। बैठे आंसर करें लोगों को, हुँ, सिर्फ 10 मिनट, हुँ, 30 मिनट, आपका 40 मिनट का हुँ, कंटेंट होता है हुँ, अप्रोक्सीमेटली एक शो हुँ, में। आप और ऊपर से एक और प्रॉब्लम है, आपको शायद बुरा लगे, आप बुलाते किसको हैं? आप उन तमाम लोगों को बुलाते हैं जिनको अल्लाह ताला ने एक दफा इज्जत भी दी हुँ, और मौका भी दिया, हुँ, और वो डिलीवर कुछ नहीं कर सके। हुँ।
मैं नाम नहीं लेता, समझ गए होंगे आप। और आज आपकी मीडिया की वो जीनत बने होते हैं। सर आप बताएं कैसे ठीक होगा? ओ भाई, अगर वो इतना कैपेबल होता तो अपने टेन्योर में कुछ ना कुछ तो ठीक कर जाता। बिल्कुल ऐसे। आप शाम को टीवी लगा लें, आपको पुराने मिनिस्टर साहबान बैठे हुए नजर आएंगे, पुराने चेयरमैन नजर आएंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, और वो आपको बता रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं, ये अब जो मौजूदा चेयरमैन ने इसकी ये गलती है। ओ भाई, इसकी तो गलती है, तूने क्या किया? अल्लाह ताला ने तुझे मौका भी दिया, इज्जत भी दी, और आप छोड़ के चले गए एज इट इज। कोई डेवलपमेंट बता दे कि आपके दौर में आपने ये चेंज लेकर आए, उसका ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन के, आपको जो पाकिस्तान की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें से किसकी पॉलिसीज आपको ज़्यादा बेहतर लगती हैं कि अगर इनकी पॉलिसीज अभी तक जो वो टेन्योर गुजार चुकी हैं, सबको मौका मिला, पीटीआई को भी मिला है, पीपल्स पार्टी को भी मिला है, मुस्लिम लीग नून को भी मिला है, तो आपको क्या लगता है कि किन की पॉलिसीज काफ़ी हद तक मुल्क के हक में बेहतर है या मुल्क की इकॉनमी के हक में बेहतर? देखो, मेरा ताल्लुक बिजनेसमैन कम्युनिटी से है, और बिजनेसमैन कम्युनिटी हर उस पार्टी को सपोर्ट करने को तैयार है जो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे। ठीक है। हमारा कोई किसी ने घर में ना राशन डालती है, ना कोई सपोर्ट करती है। हमारे बिजनेस के लिए जो बेहतर है हम उसके साथ चलने को तैयार हैं। अगर आप इसी तरह निजाम लेकर चलेंगे तो हम ऐसे ही मीडिया पे बैठ के आपको आपकी गलतियों की निशानदेही करते रहेंगे। और आज शायद एक ऐसा बात कर रहा है, आने वाले टाइम में 2, 3, 4 लोग कहीं ना कहीं तो आवाज किसी अरबाबे इख्तियार तक पहुंचेगी ना, कोई तो बात क्लिक करेगी ना कि यार हमें ग्रास रूट लेवल से चीजों को ठीक करना है। हमें आज प्राइमरी के बच्चे को समझाना है, आज हमें ग्रेड 17 के अफसर को समझाना है। मैं ये एग्री करता हूं कि 50 साल की एज में मुझे समझाना मुश्किल काम है, लेकिन अगर आज मेरे बेटे को समझाया जाए तो शायद वो जब तक वो एडल्ट होगा तो वो समझ चुका होगा, वो समझ चुका होगा, उसके मॉरल वैल्यूज और होंगी। तो बेसिकली हमें अपना जो सोशल फैब्रिक है, उसको सोसाइटी है, उसको ठीक करने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसमें बिजनेस के लिहाज से बता रहा हूं, हमें एफबीआर की रिफॉर्म्स चाहिए, हमें एक ऐसी इकोनॉमिक टीम चाहिए पावरफुल जो एफबीआर के ऊपर बैठे, जो आने वाले 5 सालों के लिए पॉलिसी दे कि नहीं चेंज होगी, व्हाट मे कम। 5 साल ये पॉलिसी चलेगी। चेयरमैन चाहे बहरोज है, चाहे राशिद लंगड़ियाल साहब हैं, चाहे एहसन मलिक है, पॉलिसी इकोनॉमिक टीम देगी। आपका काम टैक्स पॉलिसी बनाना नहीं है, टैक्स रिकवरी है। दिन ये इंप्लीमेंट हो गया ना बहरोज, और इंशाल्लाह होगा, ऐसी बात में कोई नाउमीद बिल्कुल नहीं हूं, बट मैंने कहा ये गलती है हमारे एंड पे पब्लिक के कि अगर हम ये पॉलिटिकल डिबेट से बाहर आ जाएं। अच्छा ना, वैसे हमारे लाडलों का ना एक ये भी मसला है कि वो अपना काम दी बजाय ना दूजे दा काम बहुता करन दे हक चाहते हैं। मतलब कि अगर आपका काम है ये कप बनाना, तो वो अपना कप बनाने के चक्कर होंगे, उसके अलावा ना वो इसके ऊपर देखेंगे इसके ऊपर प्रिंटिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही। वो दूसरों को क्रिटिसाइज, या एज अ नेशन हमारा मसला है कि हम दूसरे के काम को ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, अपने काम अट्रैक्ट करता है। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर कमिंग टू द स्टूडियोज, और इतना खूबसूरत एनालिसिस करने के लिए जो अभी तक पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं पिछले 75 साल से। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला के घर में कि इंशाल्लाह ये हालात कभी ना कभी तो बेहतर होंगे, ये स्टीरियोटाइप टूटेगा, और हमारे जो इदारे हैं उसके अंदर लाडले ख़त्म होंगे और काम करने वाले लोग आएंगे। अगली जो नेशन आ रही है, जो यूथ आ रही है, जो जनरेशन आ रही है, वो मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ करेगी, और ये टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन अल्लाह के घर में पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात पे। थैंक यू भाई सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। क्या आप मोहम्मद एहसन मलिक के तज़किये से मुतफ़िक हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।